गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम यानी क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। पहले हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम यानी किसी इनकम को, और किसकी है, नेशनल मतलब राष्ट्र की आय है, जिसको हम मेजर करते हैं 3 टाइप्स में, एक इनकम मेथड से, एक एक्सपेंडिचर मेथड से, एक वैल्यू एडेड मेथड से। अब हमें नहीं मालूम कि इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। इसको हम लास्ट में चलते हैं, पहले इससे और इसके पहले आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे इनकम कहाँ से मिलती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में फ्लो होती है उससे पहले पैसा मिलता है, और उसी पैसे को मिलता है किस प्रकार से, कैसे कैसे उसको मेजर करते हैं। और ये किसी एक पर्सनल की नहीं होती, किसी पर्सन के लिए नहीं है, एक नेशनल यानी समस्त राष्ट्र में, पूरी अपनी कंट्री में, होल इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं उन सबको ऐड करके हम किसी प्रकार से एक इनकम निकालते हैं। और हमने आपको ये चीज पहले बता रखी है कि कोई चीज किसी के लिए इनकम होती है तो वही जो इनकम है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए एक्सपेंडिचर भी होता है। तो ये चीज हम यहाँ से पढ़ चुके थे, इसके बारे में आगे भी बताएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं गुड्स। गुड्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं ना कहीं हम नेशनल इनकम और जो भी हमारे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, इनकम मेथड से, उसमें बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले गुड्स को हमने 2 प्रकार में, ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है इंटरमीडिएट गुड्स, एक है फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो है कि जैसे कोई प्रोड्यूसर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको कुछ चीजें चाहिए होती हैं। वो चीजें क्या हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, और भी कई चीजें हो सकती है, लेबर हो सकती है, यानी जो भी उसको चीजें चाहिए वो सारी हमारी किस में आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में। यानी इंटरमीडिएटर का काम जो करती है वो गुड्स क्या करते हैं, उसको मीडिएटर के लिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है उसको फाइनल गुड्स बनाना है। अब वो मीडिएटर क्या कैसे काम करेंगी, जो गुड्स होंगी, रॉ मटेरियल होगा, उसको परचेज करके लाएगा, वहां पे मिड में उसको यूज करेगा और उससे वो फाइनल गुड्स को कन्वर्ट कर देगा। अब उन्हीं फाइनल गुड्स को हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। यानी जैसे मैं कोई एक मार्कर था, अब ये मार्कर में क्या क्या लगा है, प्लास्टिक लगी है, इसमें थोड़ा बहुत कॉटन भी हो सकता है, अंदर हो, निब है, ठीक है, और इसमें कुछ प्रिंटिंग प्रिंट वगैरह, यानी इसके लिए जो भी इसने इसका प्रोड्यूसर होगा उसको प्रोड्यूस किया। अब समझिए जरा इसने क्या क्या लिया, जो जो इसमें इंक्लूड किया वो सारे हमारा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स में। अब ये फाइनली आपका मार्केट रेडी हो गया, अब मैं गया मार्केट में इसको परचेज करके ले गया, यानी मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं, तो ये हो गया, ये हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गई। अब फाइनल गुड्स में भी 2 तरीके की चीजें होती हैं। मान लेता कि मैं ये मार्कर लेके आया था, अब इसको मैं खुद कंज्यूम कर लेता तो मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गई थी। और यही चीज मैं वहां से लेके आया, यानी जिससे मैं लेके आया वो था एक सेलर, यानी यही चीज मैं लेके आया था, अब मैं इसको थर्ड पर्सन को बेच दूं तो यहाँ पे हो जाता है वो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस इतना है कि जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो इनकम जनरेट नहीं करती, यानी इसका मतलब ये मार्केट में लेके आया और खुद मैंने कंज्यूम कर लिया है, तो दोनों फाइनल गुड्स, यानी उसके आगे उसमें अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होना, ये मार्कर है, ये मार्कर ही रहेगा, इसको और कुछ हम इंप्रूव नहीं कर सकते। और ये मार्कर है, सपोज मैंने इसको खुद यूज कर लिया तो आपका कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। मान लेते हैं यही चीज मैं इसको मार्केट में रख के और सेल कर दूं, 2 पैसे यानी 20 रुपए के लेके आया था, इसको 22 रुपीज में सेल कर दूं, तो यही चीज मेरे लिए क्या हो जाएगी, वहां पे कैपिटल गुड्स हो जाएगी। इसको बहुत समझने की कोशिश करना कि कंज्यूमर गुड्स में इनकम जनरेट नहीं होती है, कैपिटल गुड्स में इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे कोई कार थी, कार में परचेज करके लाया, कंपनी से लाया या किसी बड़ी डीलरशिप से लाया, किसी डीलर से लाया। अब क्या था, अगर उस कार को मैं अगर खुद चलाता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, उससे किसी से टैक्सी का भाड़ा नहीं लेता हूं, कार क्या है, टैक्सी होती है, जैसे सिटी में चलती है। अब वो टैक्सी से अगर मैं किसी को भाड़ा नहीं लेता हूं, मैं खुद पर्सनल यूज के लिए चलाता हूं, तो मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गई। अब मान लेते हैं वही कार जो मैं लेके आया था उसको मैंने एक ड्राइवर लगा के उसको रास्ते में यानी रोड पे, सड़क पे चलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे
5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए होके कुछ पैसा इनकम आने लगी, तो वही कार मेरी अगर मैं पर्सनल के लिए यूज करूंगा तो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी, और उसको अगर मैं मार्केट में उससे अगर पैसा इंक्रीज करने लगता हूँ यानी कमाने लगता हूँ तो वो हमारे लिए फिर कैपिटल गुड्स कहलाती है। चलिए अब कंज्यूमर गुड्स के थोड़ा सा कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे मैं कुछ परचेज करके लाता हूं तो उसमें कुछ कई चीजें तो ऐसी होती है जो ड्यूरेबल होती है, बहुत ज्यादा समय के लिए चल जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेमी ड्यूरेबल होती यानी कम समय के लिए चलती, यूज किया और बहुत ही जल्द 1 2 4 6 महीने में खत्म हो जाती। नॉन ड्यूरेबल जिसको हम ज्यादा समय तक चला ही नहीं सकते, ठीक है ना। और सर्विसेज पढ़ते हैं जब ड्यूरेबल गुड्स क्या है, वो सारी गुड्स जो कुछ 1 2 4 साल से ज्यादा के लिए हमारे घर पे चलती रहती है। जैसे मैं एक कार लेके आया, कार क्या है ड्यूरेबल गुड्स होती है, 10 साल 5 साल उसको यूज कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ड्यूरेबल गुड्स यानी टाइम से ड्यूरेशन से संबंधित है, तो इसके लिए इसको ड्यूरेबल गुड्स बोल देते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जैसे मैं कपड़े पहने, अब ये कपड़े क्या है हमारे लिए 2 4 महीने 6 महीने, ये फर्नीचर ये क्या है 1 साल 6 महीने 2 साल, कोई चेयर है बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलती है। इस तरीके से कुछ सेमी ड्यूरेबल होती है। अब नॉन ड्यूरेबल जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसको हमने एक बार कंज्यूम किया उसको फिर दोबारा से नहीं कंज्यूम कर सकते, जैसे खाने के लिए कुछ भी ब्रेड ले लो, ठीक है। अब वो ब्रेड क्या होती है हम देखते हैं, जैसे उसको एक बार कंज्यूम कर लिया अब उसको दोबारा से कहां, वो तो खत्म हो जाती है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिर आपका आता है सर्विसेज। अब बोलिए कि सर आप सर्विसेज को गुड्स में पढ़ा रहे हैं, जी हाँ सर्विसेज को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देती है। भले इंसान के पास कुछ ऐसा गुड्स नहीं रहता फिर भी उसको परचेज करता है, यानी जो चीज परचेज कर रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसी में कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज में ही पढ़ते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सर्विसेज भी क्या करती है, एक कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देती है, जिसको कंज्यूमर परचेज करने के लिए किसी ना किसी के पास जाता है। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, एक टीचर की सर्विसेज हो गई। दैट्स क्लियर। ये था आपका कुछ इस गुड्स से संबंधित जो कि आपको इसमें कहीं आगे चल के यूज होगा आपका। फिर आते हैं, आपने बहुत बड़ा सुना होगा प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री होती क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है कि उत्पादन की एक सीमा रेखा है, उत्पादन जहां तक किसी गुड्स में उसमें वैल्यू एडेड होती रहती है उसी को हम प्रोडक्शन बाउंड्री कहते रहते हैं। जैसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे वीट का लेते हैं एग्जांपल। अब वीट को कौन ग्रो करता है? एक फार्मर करता है, ठीक है ना, तो आपका प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। अब उस वीट का फ्लोर यानी आटा बनाया गया, कह सकते हैं कि इसको किसी मिल वाले को, किसी मिल वाले ने फार्मर से परचेज कर लिया। अब फार्मर से परचेज कर लिया इसका मतलब अब इसको ये आटा बनाएगा। अब इसने जो है किसी ब्रेड या बेकरी वाले को दे दिया जो एक प्रोड्यूसर को वो भी काम करता है, उसने आटे से क्या बनाया? ब्रेड बना दी। अब जरा देखो, अब ये ब्रेड बन के रेडी हो गई, पैकिंग हो गई बढ़िया से, अब ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो गई। कहने का मतलब इस तीनों चीजों में हमने देखा कि कुछ ना कुछ उस वीट में चेंजेस आ रहे थे, लेकिन अब ये ब्रेड पैक हो गई, अब ये ब्रेड में कुछ और चेंज नहीं होना, ये सीधे कंज्यूमर के पास जाएगी। इसका मतलब बाउंड्री एक रेखा थी, सीमा थी हमारी। तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है जब तक किसी गुड्स में कोई प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहता है, उसकी चेंज होती रहती है, फिजिकल चेंज आते रहते हैं, तब तक हमारा ये प्रोडक्शन बाउंड्री रहता है। जैसे ही ये प्रोडक्शन यानी कोई भी प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर की चीज बोल देते हैं। यानी अब वो अंदर तब तक था जब तक वो ब्रेड नहीं बन गया था, हमारा वीट ब्रेड नहीं बन गया था। अब वो हमारा ब्रेड बन गया है, वो फाइनल मार्केट में जाने के लिए तैयार है। तो अब हमें इससे कोई संबंधित मतलब बाउंड्री से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर की चीजें क्या होती है, बाहर की चीजें क्या होती है। बाहर की चीजें वो होती हैं, फिर से सुन लीजिए, जो कि अब उसमें कुछ भी फिजिकल चेंज नहीं आने। दैट्स ऑल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आपको नेशनल इनकम के 3 मेन कॉन्सेप्ट है जो कि नेशनल इनकम से बहुत ही रिलेटेड हैं और वो आपको पूरी नेशनल इनकम में बहुत बहुत काम आते हैं, उनको जरा पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम।
यानी जो नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो थ्री है। आपको 3 पे ध्यान देना है, बाकी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। चलिए अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने जो भी एक ग्रॉस वैल्यू इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग पे, मान लेते हैं कि आपने कोई भी मशीनरी 10 लाख रुपीस की आपने या 1 लाख रुपीस की परचेज की थी। अब जरा सोचो 1 साल पहले की थी, जरा कुछ उस मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी। अब आपसे 1 साल बाद आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि मशीन की हमारी वैल्यू क्या है। आपको मालूम चला कि नेट इन्वेस्टमेंट आपका है 9 लाख रुपीस। इट मींस ये कुछ डिफरेंस हुआ आपकी मशीन की वैल्यू में। इसी डिफरेंस को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? Depreciation is the normal wear and tear on fixed assets of the economy, या जो भी फर्म में आपका फिक्स्ड एसेट्स था उसकी जो भी ड्यू टू लॉसेस ऑफ टाइम, आपके समय के निकलने के तत्पश्चात आपको जो भी उस वैल्यू में डिक्रीज, यानी एसेट्स की वैल्यू जो भी डिक्रीज हुई है उसको हम बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। अब जरा आप सोचिए कि आपकी कोई चीज है ग्रॉस, अब आप यहाँ पे नेट निकालना चाहते हो, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो हमें नेट मिल जाएगी। सीधे से फॉर्मूला 2 मिलते हैं कि अगर आपको ग्रॉस में से जाना है, यानी ये है ग्रॉस हो गया आपका, आपको जाना है नेट की तरफ, तब आप डेप्रिसिएशन को यहां इस तरफ जाओगे तो क्या कर दोगे? इसमें कर दोगे माइनस। यही चीज आपको अगर नेट दे रखी होगी और आपको निकालनी होगी ग्रॉस, तब आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे? प्लस कर दोगे। क्योंकि कहने का मतलब ग्रॉस आपको पहले ही बताया जा चुका है कि बड़ी वैल्यू होती है और नेट जो होती है वो मोस्टली छोटी वैल्यू होती है ग्रॉस की कंपैरिजन में। यानी आपको जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, और छोटे से जब बड़े की तरफ जाओगे तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। सीधी सी बात है। ये आपका था पहला कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है डेप्रिसिएशन का क्या कैसा कॉन्सेप्ट होता है। डेप्रिसिएशन को एक वर्ड और बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स बताइए जरा, कौन कंज्यूम कर सकता है? इसका मतलब वो वर्ड डेप्रिसिएशन ही है, जो कि विदाउट कोई कंज्यूम किए वो ऑटोमेटिक कुछ कंजप्शन हो ही जाता है फिक्स्ड एसेट्स का। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। जरा देखो, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, यानी घर के, अपने घर के अंदर की बात है। नेशनल का मतलब है राष्ट्र की बात है, ठीक है। अब एक बात और भी याद रखनी होगी कि डोमेस्टिक का मतलब है कि हमारी ये बाउंड्री होती है, टेरिटरी जो भी हमारा कंट्री होता है, अब कंट्री की बाउंड्री के अंदर की बात। और नेशनल का मतलब है कि बाउंड्री के अंदर भी, और जो हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं उनकी भी इनकम। अगर आपसे बोले कि डोमेस्टिक इनकम निकालो भाई, अपने घर की आय बताओ, तुम क्या करोगे? अपने घर के जो लोग रहते होंगे उस समय उनकी इनकम जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता दोगे। अब आपसे बोले कि नेशनल इनकम बताओ, तब आप अपने डोमेस्टिक इनकम में जितने लोग डोमेस्टिक के होंगे उनकी भी कैलकुलेट करोगे, और जो हमारे यहाँ के लोग जो फॉरेन में रहते होंगे, वहां से पैसा भेज रहे होंगे या कमा के देते होंगे, उनकी भी इनकम जोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डेफिनेशन पूछा जाए तो यानी जो कहा जाए तो उसको बोलते हैं NFIA। यानी NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो बाहर से हमारे पास इनकम आ रही है तो उसी को बोल देते हैं NFIA। अब आपसे पूछा गया कि नेशनल इनकम बताओ भाई, तब आप क्या करोगे? डोमेस्टिक में से NFIA को ऐड कर दोगे और बता दोगे डोमेस्टिक नेशनल इनकम इतनी होगी। अब आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम दिए हैं, अब आपको बताना है डोमेस्टिक इनकम। इट मींस क्या करोगे? अब नेशनल इनकम में से NFIA को माइनस कर दोगे तो इससे हम पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक इनकम में। जरा देखते हैं, यानी डोमेस्टिक से अगर नेशनल, दोनों में बड़ा कौन होता है? हम आपको पहले बता चुके हैं। सबसे पहले देखना आपको बड़ा या छोटा कौन होता है। आपने देखा कि डोमेस्टिक इनकम जो है तो छोटा होता है नेशनल इनकम से। इसका मतलब डोमेस्टिक से हम बड़े की ओर जा रहे हैं, नेशनल इनकम बड़ा है। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम की ओर जा रहे हैं, बड़े की ओर जा रहे हैं छोटे से, तब NFIA को प्लस कर देना। तब NFIA को प्लस कर देंगे। अगर आप नेशनल इनकम से डोमेस्टिक की तरफ जाओगे तब आपको NFIA को माइनस कर देना है।
ये माइनस कर देना है। तो ये आपको दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक है ग्रॉस का, एक होता है आपका एनएफआईए का, डेप्रिसिएशन का पहला है, दूसरा है एनएफआईए का, तीसरा है फैक्टर एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। चलिए हम समझते हैं पहले फैक्टर कॉस्ट होती क्या है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि जो भी प्रोडक्शन में अभी इसमें सिर्फ फर्म ने अपनी लागत बताई है कि इस प्रोडक्ट की यानी मार्कर की, मान लेते हैं कि इसमें आपको 18 या 15 रुपए का प्रोडक्शन में खर्च आया। अब जरा सोचो कि यही चीज मार्केट में बिकने के लिए आती है 20 रुपए की। अब इसमें प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट यानी 15 रुपए की, इसमें उसने अपना प्रॉफिट सब ऐड करके बता दिया। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्शन होता है उस पे लगता है टैक्स। क्या लगता है? टैक्स। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस है आपका टैक्स का, जिसको बोल देते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स तो नहीं होता ना इसमें, क्योंकि ये देता कौन है और ये इनडायरेक्ट रूप से किसी और से वसूला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जरा सोचो कि आपको फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस, तब आप क्या करोगे? फैक्टर कॉस्ट में आपको ऐड करना होगा NIT, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट तो कम वैल्यू वाला होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, यानी इसको क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। सेम चीज इसका वाइस वर्सा, यानी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तब आपको NIT को माइनस करना होगा। एक बार फिर से हम आपको इसको रिवीजन करा देते हैं, क्या बात है इसमें, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहला था आपका डेप्रिसिएशन, ये था ग्रॉस और नेट के बीच में। सीधी सी बात, अगर ग्रॉस से आप नेट की तरफ जाओगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाओगे तब आपको डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। सिंपल सी चीज। आपका ये पहला था। दूसरा था आपका डोमेस्टिक इनकम, और एक था नेशनल इनकम। फटाफट बताइए जरा, इसमें बड़ा कौन होता है? आपका नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम की कंपैरिजन में बड़ा होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है NFIA, ये होता है। अब जब आपसे कोई पूछेगा कि डोमेस्टिक इनकम निकालना है आपको, डोमेस्टिक आपको दिया है, नेशनल इनकम निकालना है, यानी इस तरफ से ये निकालना है। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे तब आपको NFIA को प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सेम चीज अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाओगे तब आपको NFIA को माइनस करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर? थर्ड देख लेते हैं। अब है आपका एक फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था आपको? NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको ये फैक्टर कॉस्ट दिए हैं, आपको निकालना है मार्केट प्राइस, यानी छोटा दिए है बड़ा निकालना है, तब आपको इसमें से फैक्टर कॉस्ट में से NIT को प्लस करना होगा, तब आपका मार्केट प्राइस निकल आएगा। अब जरा सोचो कि मार्केट प्राइस आपको गिवन है, उससे निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तब आपको NIT को माइनस करना होगा। चलते हैं। अब आपकी ये था, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपको समझ में आ गया। समझ लो आपका नेशनल इनकम में बहुत कुछ आने लगा। इसके बाद और भी कुछ है जो कि मेथड्स तो भी रह गए हैं, खैर देखते हैं उनको भी, बहुत इजी है। चलिए इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे आपको इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? GDP MP, ये पहला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड है GDP FC। थर्ड लेते हैं NDP MP। फोर्थ है NDP FC। अब ले लेते हैं फिफ्थ की, कुल टोटल 8 होते हैं। अब जरा सब में देखो GNP MP 6, GNP FC 7, NDP FC, एक मिनट सॉरी, NNP MP 8 हो गया, ये 8 है NNP FC।
इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको इनमें से किसी को दिया होगा, एक आपसे कोई दूसरा पूछ ले, जैसे मान लेते हैं आपको ये डिफाइन करना है, आपको दिया है GNPFC, दिया क्या है GNPFC, यानी देख लेते फाइंड क्या करना है पहले, NDPFC हमें निकालना है, दिया क्या है GNPFC, GNPFC दिया है, इसका मतलब इसी में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो हमें ये निकलेगा, ये हमें फाइंड करना है, क्या करना है हमें निकालना है। अब जरा देखते हैं, हमें ग्रॉस दिया हुआ है, जाना है नेट की तरफ, कहां जाना है नेट की तरफ, यानी हमने आपको बताया था कि अगर ग्रॉस दिया है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। देखो अब हमें दिया है नेशनल प्रोडक्ट और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जरा सोचिए, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक, हमने पता है कि नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा होता है, तब हम क्या करेंगे माइनस NFI। सेम चीज FC और FC सेम है, तो बस हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया। सेम चीज एक और देखते हैं, आपका ये है NNPFC, आपको निकालना है, NNPFC निकालना है, आपको दिया है GDPMP, GDPMP आपको गिवन, GDPMP आपको गिवन, तब क्या करोगे जरा सोचो, आपको गिवन है ग्रॉस, निकालना है नेट, माइनस डेप्रिसिएशन, गिवन है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निकालना है नेशनल प्रोडक्ट। अब जरा सोचो, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, छोटा गिवन है, बड़ा निकालना है, तब इसको निकालने के लिए आपको NFI प्लस करना पड़ेगा। सेम चीज अब आपका ये है मार्केट प्राइस, गिवन है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जब फैक्टर कॉस्ट निकालना है इसका मतलब फिर से हमें देखो ये बड़ा दिए है, छोटा निकालना है, इट मींस NIT भी माइनस करेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या है, आपका ये होमवर्क है कि आप इन एड्स में से किसी को रखोगे, ये हमें गिवन है और हमें एक चीज निकालना है, तो क्या गिवन है, जिसको जो गिवन है तो होता है उसको यहाँ रखना इक्वल के इस साइड, जो निकालना हो उसको इस साइड रख देना, सिम्स इसको फिर कंपैरिजन करना, जो माइनस प्लस होगा, ये तीन चीजें माइनस होती, तो आप इसको करके देखिएगा। ओके, थैंक्स लॉट।